मैं जितेंद्र सिंह। आज आपको मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊंगा। यह इतिहास बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो सके। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का काल कब से और कब तक माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, जबकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खैर उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लेंगे दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 शासकों ने शासन किया और कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक शासन किया। देखिए, इसका क्रम मिलाने के लिए परीक्षा में आता है कि किस क्रम से किन वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो एक बार हम देख लेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसका पीरियड काल है 1206 से 1290 ईस्वी। अगर याद नहीं है आपको डेट, फिर भी आपको ये क्रम याद होना चाहिए। तो पहला वंश कौन? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद अगला वंश आता है खिलजी वंश, जिसका पीरियड काल 1290 से लेकर के 320 ईस्वी तक है। खिलजी वंश के बाद अगला शासक या अगला वंश कौन बैठता है दिल्ली की गद्दी पर? तो खिलजी वंश के बाद अगला वंश तुगलक वंश कहलाता है, जो 320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। तुगलक वंश के बाद अगला आता है वंश लोधी वंश, जिसका कार्यकाल तुगलक वंश के बाद अगला आता है सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर के 1451 तक है। और जबकि लास्ट का लोधी वंश आता है, जिसका कार्यकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। कहने का मतलब ये है कि क्रम पूछता है किस क्रम में है और कुल कितने। तो आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर कुल 1 2 3 4 5 वंशों ने शासन बारी बारी से किया, उनका क्रम भी दिया गया है। और इन वंशों ने कुल 320 वर्षों तक शासन किया था। ये बात याद रखिएगा। प्रश्न अगर पूछे कि कितने राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, आंसर क्या होगा आपका? 5। और कितने वर्षों तक? तो 320 वर्षों तक उसने इन राजवंशों ने शासन किया था। खैर, अब देखते हैं कि राजवंश में पहला राजवंश दिल्ली का कौन? तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश या मामलुक वंश है। आइए उसके बारे में देखते हैं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। ऐबक का अर्थ क्या? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कई परीक्षा में आया भी है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऐबक का क्या अर्थ है। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। खैर, अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या विशेष है, क्या हमको याद करना है, किस नजरिए से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश का संस्थापक। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आया भी है परीक्षा में कि भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है या संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। सेम यही प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आया हुआ था। क्या था कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक कौन है? तो जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक है दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक राजवंश या दास राजवंश उसी को कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मामलुक का क्या मतलब है? मामलुक का मतलब ये है कि ऐसे राजा जिनके सेनापति दास हों और उन दासों ने किसी राजवंश की स्थापना की हो तो उस राजवंश को क्या कहते हैं? मामलुक वंश कहते हैं। तो परीक्षा में अगर आ जाए कि मामलुक वंश या दास वंश का संस्थापक कौन था, आप क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खैर, ये मामलुक वंश का समय काल कितना था, कितने समय तक चला? तो मामलुक वंश 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला। इसका प्रथम शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खैर, मामलुक वंश का अन्य नाम ये देख लीजिए कि मामलुक वंश को अन्य किन नामों से जानते हैं। तो जैसा कि मामलुक वंश का अगला देख रहे हैं, दास वंश एक नाम है, और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? अन्य नाम है गुलाम वंश, एलबारी वंश भी इसी को कहते हैं, या यामनी वंश भी इसी को कहा जाता है, आदि तुर्क वंश भी दास वंश को कहा जाता है। आदि तुर्क वंश परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मामलुक वंश की ये अन्य नाम है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मामलुक वंश का जो संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका कार्यकाल कितने भागों में विभाजित होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला काल है 1192 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक। याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सर्वप्रथम 1192 ईस्वी में भारत आया। और 1192 ईस्वी कौन सी डेट है? तो 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध है। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ भारत कौन आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था। ये बात याद रखिएगा। खैर, जब 1192 के बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है? जीत लेता है दिल्ली को। तो उसने क्या किया कि अपने प्रतिनिधि किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, वह दिल्ली के जीते हुए क्षेत्र और भारत में उसने जितने प्रांत जीते थे उन सब का वह क्या करता है? प्रतिनिधि बना देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस प्रकार हम कहेंगे 1192 से 1206 ईस्वी तक का काल क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का काल गोरी के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, अब उसके बाद क्या? 1206 से लेकर के 1208 का यह पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस पीरियड में अपने आप को मलिक या सिपाह सालार की हैसियत से भारत पर शासन करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब उसका अगला पीरियड आता है 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी में। तो 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी यानी कुल मिला के 2 वर्ष तक वह भारत पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता है। क्यों? इसके पहले वह क्या था? एक दास था। लेकिन 1208 में ऐबक को क्या मिल जाती है? दासता से मुक्ति मिल जाती है, याद रखिएगा। और मुक्ति देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? गयासुद्दीन महमूद था। तो गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्त किया था। दोस्तों, हमने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही हमने मैटर लिख दिया है, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट था कि सर लिखने में लेट हो जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने आज पहले ही सारा मैटर लिख करके सोचा कि आप लोगों को समझा दें। चलिए देखते हैं क्या था। हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफी पूछा जाता है। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उसने पहली उपाधि लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श का क्या मतलब
कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानशील व्यक्ति था, वह लाखों का दान देता था, इसलिए जनता उसे क्या पुकारने लगी, लाख बख्श। इस प्रकार उसकी एक उपाधि क्या हो गई, लाख बख्श। इसी प्रकार उसकी दूसरी उपाधि क्या थी, पील बख्श। पील का मतलब क्या है, पील का मतलब होता है हाथी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हाथियों का भी दान दिया था, जिसकी वजह से उसकी एक उपाधि पील बख्श की भी पड़ गई। अगली उपाधि है हातिम द्वितीय की। इसने गरीबों की बहुत ही ज्यादा सहायता की, इस कारण लोगों ने उसे क्या, हातिम द्वितीय कहना शुरू कर दिया। और इसकी आखिरी उपाधि है कुरान खां की। कुरान खां की उपाधि कैसे पड़ी अभी हम बताएंगे, बस शॉर्टकट में ये जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ पढ़ता था और इसी कारण से उसे क्या कहा गया, कुरान खां कहा गया, सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण। खैर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर बनाई। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद आने वाले शासक लाहौर के स्थान पे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर बनाई। खैर अब हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। जैसा कि आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गोरी का एक दास बनकर के आया था, उसका एक सेनापति बनकर के आया था और दास के रूप में वह कहाँ, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो उसका प्रारंभिक जीवन क्या था, कहाँ से आया था, माँ बाप क्या थे। तो सबसे पहले हम उसके माँ बाप के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था, तुर्किस्तान का था। उसके माँ बाप तुर्किस्तान के रहने वाले थे। बचपन में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने परिवार से बिछड़ जाता है। परिवार से बिछड़ने के बाद उसको एक व्यापारी मिलता है। तो व्यापारी उस बालक को, जो ये छोटा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उस बालक को लेकर के कहाँ जाता है, निशापुर के बाजार में। यह निशापुर कहाँ पड़ता था, तो फारस में। तो वह फारस के निशापुर बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के गया और उसने वहां कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। किसे बेचा, एक काजी था जिसका नाम काजी अजीज कुकी था। तो उस व्यापारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अजीज कुकी नामक काजी को बेच दिया। अजीज कुकी क्या करता है, देखता है छोटा सा बालक है, बड़ा ही सुंदर बालक है, वह उसे खरीद करके अपने घर लाता है और उसे शिक्षा दीक्षा देता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वह कुरान का पाठ करने लगता है। अभी हमने बताया था कुरान खां, वह इतने सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करता है तो लोग उसे क्या करने लगते हैं, कुरान खां। खैर जब कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा होता है, धीरे धीरे काजी बूढ़ा होता जाता है, काजी की मृत्यु हो जाती है। तो काजी के जो पुत्र होते हैं उन लोगों ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बार फिर से बेचा। कहाँ बेचा, कुतुबुद्दीन ऐबक को वो लेकर के आए गजनी के बाजार में और इस गजनी के बाजार में उन्होंने ऐबक को बेच दिया। और खरीदने वाला कौन था, मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ खरीदा था, तो आप क्या बताएंगे, गजनी में खरीदा था। ये याद रखिएगा, गजनी में खरीदा। अब खरीद करके वह उसे अपने पास ले गया, अपने राज्य में गजनी ले गया। और याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी ने उसे पहला पद क्या दिया था, अमीर ए आखुर बनाया था। अमीर ए आखुर का मतलब होता है अश्वशाला का अध्यक्ष। तो मोहम्मद गोरी ने उसे सर्वप्रथम कौन सा पद दिया, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर का पद दिया था। लेकिन अभी भी मोहम्मद गोरी का वह दास ही था। खैर बता चुके हैं कि मोहम्मद गोरी के साथ पहली बार कब आया था, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय आया था। अब देखते हैं उसका राज्याभिषेक।
कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को होता है। और कहाँ होता है इसका राज्याभिषेक? तो इसका राज्याभिषेक लाहौर में होता है, ये बात याद रखिएगा। राज्याभिषेक के बाद आते हैं, देखते हैं कि वह गद्दी पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसके कुछ न कुछ विरोधी तो होंगे। तो उस समय 3 मुख्य रूप से विरोधी थे। कौन कौन से थे? पहला विरोधी था कुबाचा, पूछा जाता है प्रश्न। दूसरा विरोधी था इल्दौज और तीसरा विरोधी था बख्तियार खिलजी। अब इन विरोधियों से ऐबक को निपटना था। निपटे कैसे? समस्या उसके सामने थी, क्योंकि उसके तीनों विरोधी बहुत ही ताकतवर थे। तो ऐबक ने क्या किया? सबसे पहले कुबाचा की शादी करवाई। किससे शादी करवाई? अपनी बहन से। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करवा दी। इस प्रकार कुबाचा क्या हो गया? ऐबक का संबंधी बन गया। उसने विरोध करना छोड़ दिया। अगला विरोधी कौन था? अगला विरोधी इल्दौज था। तो ऐबक ने क्या किया कि इल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। इस प्रकार ऐबक क्या था? ऐबक ससुर हो गया और ऐबक दामाद हो गया, इल्दौज उसका ससुर बन गया। इस प्रकार उसने इल्दौज से भी संबंध बना करके अपने विरोधियों की संख्या कम कर ली। तीसरा विरोधी था बख्तियार खिलजी। अब हमको क्यों याद रखना है बख्तियार खिलजी के बारे में? ये हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ये बात याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और बख्तियार खिलजी किसका दास था? तो बख्तियार खिलजी आपको याद रखना है मोहम्मद गोरी का दास था। इसने क्या किया? बंगाल के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इन दोनों को नष्ट कर दिया था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु याद रखिएगा कब हुई? 1210 ईस्वी में हुई। और कहाँ पर हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? चौगान, जिसे पोलो कहा जाता है। यह ऐसा खेल था कि लोग घोड़ों पर बैठ करके, कई लोग घोड़े पर बैठ करके खेलते हैं। तो यह भी खेल रहा था घोड़े पर बैठ करके, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया? वह घोड़े से गिर गया और इसको काफी गंभीर चोटें आई। और उन चोटों की वजह से क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। पूछा जाता है, एक बार परीक्षा में पूछा भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? याद रखिए कहाँ पर है? लाहौर में है। दोस्तों, जैसा कि मैटर हमने बताया था, हमने अब पहले ही लिख दिया है। अब इसको समझा भी देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त भी कर सकें। आइए देखते हैं क्या था। अब हम कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सा निर्माण किया, कहाँ कहाँ पे क्या चीज बनवाई उसने। तो उसका पहला निर्माण है, याद रखिएगा, पहला निर्माण क्या था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, जैसा आपके सामने हमने फिगर बनाया हुआ है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? याद रखिएगा, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में क्या था कि पहले जिस स्थान पे इस मस्जिद का निर्माण किया गया वहां पे 27 जैन मंदिर थे। इन 27 जैन मंदिरों को क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया और उसके स्थान पे क्या बनवा दिया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और यह मस्जिद क्या है? यह मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद कहलाती है। क्वेश्चन भी आया है कि भारत की प्रथम मस्जिद किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उस मस्जिद का क्या नाम है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये बात याद रखिएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगला निर्माण क्या किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगला निर्माण था 2.5 दिन का झोपड़ा। जैसा कि नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, वैसा काम भी इसको बनाने में 2.5 दिन का समय लगा था। ये आपके सामने उसका फिगर है। अब क्या खासियत है 2.5 दिन के झोपड़े में? तो जहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया गया वह स्थान कहाँ था? अजमेर में था।
अजमेर में एक चौहान वंशीय शासक थे जिनका क्या नाम था, विग्रहराज बीसल देव। विग्रहराज बीसल देव ने क्या किया था कि इस अजमेर में एक महाविद्यालय, और किसका था, संस्कृत का महाविद्यालय बनवाया था अजमेर में। इसी संस्कृत महाविद्यालय को किसने तुड़वाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वा करके क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ये बात याद रखिएगा। किसका था वो स्कूल, विग्रहराज बीसल देव का था। बीसल देव चतुर्थ भी कहीं कहीं आ जाता है, तो विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय बनवाया। उसी को तोड़वा करके ऐबक ने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, जो मस्जिद है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पंजाब शाह संत इनके नाम से मेला लगता है। वो भी कितने दिन का, सिर्फ 2.5 दिन का मेला लगता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि 2.5 दिन के झोपड़े के स्थान पर किन बाबा का मेला लगता है, तो किसका, पंजाब शाह संत का मेला लगता है। खैर आगे आइए देखते हैं। तीसरा निर्माण उसका क्या था। तीसरा निर्माण सोच लीजिए, एक आश्चर्यजनक निर्माण था, लेकिन इस निर्माण को इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं कर सका था। क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में एक कुतुब मीनार बनवाने की सोची। तो उसने 1199 ईस्वी में क्या किया कि कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी यानी पहला माला उसने बनवाया, और बनवाते ही जब अगला माला शुरू किया उसी समय क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, यानी यह पूरा नहीं बनवा पाया। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कुतुब मीनार की नींव रखने वाला पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब रखा, 1199 में। अब पूछा जाता है कि किसकी याद में बनवाया गया कुतुब मीनार, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। ये एक सूफी संत थे, इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। खैर पहली मंजिल का निर्माण तो ऐबक ने कर दिया, यानी नींव किसने रखा, ऐबक ने। अब उसके बाद दूसरी, तीसरी तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो अगला शासक बना। उसने क्या किया कि कुतुब मीनार की 4 मंजिला करवा दी, 1, 2 और 3, 4। तो 4 मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, ऐबक ने। इसके बाद अगला शासक आता है फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक था। क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ये मीनार की 4थी मंजिल आकाशीय बिजली गिरने की वजह से नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिरोज शाह ने क्या किया कि 4थी मंजिल तो बनवाया ही बनवाया, साथ में अपनी एक और मंजिल, कौन सी, 5वीं मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह ने करवा दिया। क्वेश्चन आया था क्या कि 5वीं मंजिल का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन क्या आया था कि कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासकों ने योगदान दिया, तो आपके सामने क्या है, 1, 2 और 3, 3 शासकों ने, कौन, ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। अब बात आती कि वर्तमान में कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है। तो अगर मीटर में हम बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। वहीं अगर फीट में पूछे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई फीट में कितना है, तो 239.5 फीट इसकी ऊंचाई है। तो याद रखिएगा मीटर में ऊंचाई कितना है, मीटर में 73 मीटर है, और फीट की बात करें तो 239.5 फीट इसकी ऊंचाई है। खैर आपने इसका निर्माण कार्य भी देख लिया क्या है, एक नजर विद्वानों पे डालते हैं। ऐबक ने किन विद्वानों को प्राश्रय दिया था, तो ऐबक ने 2 विद्वानों को प्राश्रय दिया था। उसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, कौन कौन, एक हसन निजामी और दूसरा था फक्र ए मुदब्बिर। पूछा गया क्वेश्चन है कि फक्र ए मुदब्बिर किसके दरबार से संबंधित था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार से संबंधित था। हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी, ताज उल मासिर नामक पुस्तक लिखी थी, और फक्र ए मुदब्बिर ने 2 पुस्तकें लिखी, एक का नाम आदाब उल हर्ब है और दूसरे का नाम अल सुजाता। अल सुजाता पूछा गया है कि अल सुजाता किसकी रचना है, तो फक्र ए मुदब्बिर की रचना है, और यह किसका
विद्वान किसके दरबार का विद्वान था, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगा, जानकारी अच्छी है और आपके भविष्य में काम आएगी। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।